नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम में आने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कंप्यूटर के क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे थे और हमने एक सीरीज चला रखा है जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अब तक मैंने 9 पार्टों में वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ है। कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगेगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि कारखाना अधिनियम 1948 में कुल कितनी अनुसूचियां होती हैं। तो कारखाना अधिनियम 1948 में कुल 3 सूचियां होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि 3 अनुसूचियां, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसमें आपको बता दूं कि ये तीनों सूचियां जो होती है किस किस से संबंधित होती है। जो पहली अनुसूची होती है वो ऐसे उद्योग की सूची जिसमें परिसंगठनात्मक प्रक्रियाएं अंतर्लिप्त होती हैं, ये पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है। दूसरी अनुसूची जो होती है वो संक्रामक पर्यावरण में कातिदिक रासायनिक पदार्थों के संलिप्तता को दर्शाता है। और तीसरी अनुसूची जो होती है वो अधिसूचित रोगियों की सूची को दर्शाता है। तो ये 3 अनुसूचियां कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि केंद्रीय प्रशिक्षुता परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, अर्थात केंद्र सरकार के अंतर्गत की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में केंद्रीय सरकार द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रशिक्षु अधिनियम कब आया था? तो ये 1961 में आया था। नेक्स्ट अगला नंबर जो क्वेश्चन है ये कि वह व्यक्ति जो किसी प्रशिक्षुता संविदा के अंतर्गत अप्रेंटिस कर रहा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे शिक्षु कहते हैं। विद्यार्थी उसे नहीं कहते, छात्र भी नहीं करते और प्रैक्टिशनर भी नहीं कहते, शिक्षु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रशिक्षु अधिनियम में कुल कितने धाराएं एवं अध्याय आते हैं। तो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में कुल 38 धाराएं आती हैं, 38 धाराएं आती है और इसमें जो अध्याय होता है वो 3 होता है। ऑप्शन जो ए है ये 38 धारा है लेकिन इसमें 2 अध्याय है, तो ये गलत हो जाएगा। बी जो है 38 धारा और 3 अध्याय, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 15 किससे संबंधित होती है। तो धारा जो 15 होती है वह मौजूदा भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान को वर्णित करती है। ऑप्शन जो ए है छूट देने की शक्ति, ये नहीं होता है धारा 15 में। बी जो है मौजूदा भविष्य निधि से संबंधित विशेष प्रावधान दर्शाया गया है धारा 15 में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की कौन सी धारा कुछ नियोक्ताओं को भविष्य निधि खाता को बनाए रखने के लिए
अधिकृत करने से संबंधित होती है। केवल ये लाइन आप याद रखिएगा कि भविष्य निधि खातों को बनाए रखने के लिए ये जो अधिकृत करता है ये धारा 16 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धारा 16A, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसमें जो धारा 14 है ये किससे संबंधित होती है, तो ये जो संबंधित होती है शास्तिक दंड से संबंधित होती है, धारा 14। और धारा जो 18 है, ये धारा जो 18 है सद्भावपूर्ण की गई कार्यवाही का संरक्षण करने के लिए धारा 18 प्रयोग किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे पूछा था भविष्य निधि खातों को बनाए रखने के लिए अधिकृत जो धारा की गई है वो धारा 16 की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कोई भी नियोजक कर्मचारी को उस कला अवधि के दौरान पदच्युत नहीं करेगा यदि उसके कार्य के दौरान, बीमारी, प्रसुविधा के दौरान, प्रसुविधा के दौरान, ये कोई कार्य करने के दौरान उसके पूरे टाइम पीरियड में ये आती है समस्या, तो उसे पद से हटाया नहीं जा सकता है इस दोनों के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निगम द्वारा उस तारीख से जिसको अभिदाय शुद्ध हो जाएगा तो कितनी अवधि के बाद कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, तो ये जो होता है 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। और ये किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये धारा जो होती है 45A के अंतर्गत होता है। हो सकता है आने वाले क्वेश्चनों में धारा से भी पूछ सकता है कि ये किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिएगा 45A के अंतर्गत किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कब लागू किया गया, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ये जब लागू किया गया 31 अगस्त 1948 को लागू किया गया, आया था 1948 में, लेकिन लागू किया गया 31 अगस्त 1948 को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 31 अगस्त 1948, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 की किस धारा में प्रतिकार की राशि निर्धारित करने का प्रावधान है। प्रतिकार की राशि निर्धारित करने का जो प्रावधान होता है वो धारा 4 में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धारा 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम की किस अनुसूची में व्यावसायिक रोगों की सूची तैयार की जाती है, तो ये व्यावसायिक रोगों की जो सूची तैयार की जाती है वो अनुसूची 1 में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अनुसूची 1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मजदूरी में शामिल क्या होता है, तो मजदूरी में यात्री भत्ता भी शामिल होता है, पेंशन भी होता है, और भविष्य निधि में दिए गया अभिदाय यानी अंशदान वो भी मजदूरी के अंतर्गत आता है, यानी उपरोक्त सभी मजदूरी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, ये अधिनियम जो था
ये सेक्सुअल हरासमेंट ये 2013 में आया था। तो 2013 की अधिनियम संख्या कितने में वर्णित है? तो ये 14 में वर्णित है कि कार्यस्थल पर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 किस पे लगता है? तो अधिनियम 14 पे लगता है। और याद रखिएगा इसी को हम सेक्सुअल हरासमेंट भी कहते हैं। और ये नियम आया कब था? तो ये 2013 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल ... से संबंधित होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। जलवायु परिवर्तन जैसे पूरे संयुक्त राष्ट्र की पहल के बाद एक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1997 में यूनेस्को की स्थापना की गई। जैसे UNFCCC की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, हो सकता है आने वाले क्वेश्चनों में फुल फॉर्म पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये जो आया था इसमें इस पृथ्वी के टेम्परेचर में लगातार परिवर्तन को कम करने के लिए ये काम करता है क्योटो प्रोटोकॉल। ये जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित होता है। तो याद रखिएगा ये इसके स्थापना जो है 1997 में की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है। और इस जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संस्था बनाई गई वो यूनिसेफ था और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क और बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? भारत में बायोस्फीयर की संख्या जो है वो 18 है टोटल। अब इसमें किसको शामिल किया गया है, किसको नहीं किया गया है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसको शामिल किया गया और इसको 1989 में शामिल किया गया था। मन्नार की खाड़ी इसको शामिल किया गया था और इसको 2010 में शामिल किया गया था, 10 में। नंदा देवी इसको भी शामिल किया गया था और इसको 1988 में शामिल किया गया था। उत्तराखंड में जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क होता है, इसको शामिल नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि उच्च पिरामिड ... होते हैं। तो उच्च पिरामिड जो होते हैं सदैव ऊपर की ओर होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सदैव ऊपर की ओर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल पर ऊंचे और लगातार शोर उत्पन्न कर सकता है तो इसका क्या हानि होती है? तो लगातार शोर हो रहा है तो इसे बहरापन का कारण हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि लगातार शोर होता है तो इससे क्या फेफड़े का कैंसर होगा? नहीं। निमोनिया नहीं। त्वचा रोग नहीं। बहरापन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि प्रदूषण रसायन और धुएं में अधिक रहने से ... हो सकता है तो इससे फेफड़े का कैंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहरापन जो है अधिक शोरगुल से होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि ... के कारण व्यावसायिक बीमारियां हो सकती है। तो यदि कोई भी श्रमिक जिस कार्य स्थल पे काम कर रहा है यहाँ का वातावरण अगर अच्छा नहीं है तो उसे व्यावसायिक बीमारी के अंतर्गत उसे बीमारी हो सकती है।
कामगार स्वस्थ, ये स्वस्थ रहेगा तो ये व्यावसायिक बीमारी नहीं होगी। कार्यस्थल का वातावरण यदि गड़बड़ होगा तो श्रमिक को व्यावसायिक बीमारी का खतरा रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कार्यस्थल का वातावरण इसके लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बीमारियां व्यक्ति को खास वातावरण डॉट के कार्य करने से होती है। व्यावसायिक बीमारियां व्यक्ति को खास वातावरण में, यदि वातावरण अच्छा नहीं है फिर भी श्रमिक अधिक कार्य कर रहा है तो उसे व्यावसायिक बीमारी होने का खतरा रहेगा ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यावसायिक बीमारी श्रमिक को न हो इसके लिए कार्यस्थल का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही क्वेश्चन रखता हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपके बीच लाऊंगा। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।